एक समय की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीं पर बादशाह अकबर का शासन था। उनका राज्य न्याय, व्यापार और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजधानी आगरा का मुख्य बाजार सुबह से शाम तक व्यापारियों और ग्राहकों की आवाजाही से गुलजार रहता था। कोई रेशम बेचता था, कोई मसाले, तो कोई कीमती धातुओं का कारोबार करता था। उसी बाजार में हरिदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी भी रहता था। वह सूखे मेवे और मसालों का छोटा व्यापार करता था। उसकी पहचान उसकी सच्चाई थी, लेकिन किस्मत हमेशा उससे मुंह मोड़ लेती थी। कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद भी उसकी दुकान पर मुश्किल से कुछ ग्राहक आते। धीरे धीरे उधार बढ़ता गया और घर की हालत इतनी खराब हो गई कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। एक रात हरिदास अपनी पत्नी गौरी के साथ आंगन में बैठा था। घर में गहरा सन्नाटा था। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, कब तक यूं ही संघर्ष करेंगे? बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। हरिदास ने लंबी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैंने सुना है कि समुद्र पार के देशों में हमारे मसालों की बड़ी मांग है। अगर मैं वहां जाकर व्यापार करूं तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। गौरी ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन घर की सबसे अनमोल चीज का क्या होगा? हरिदास की नजर कमरे के कोने में रखे एक विशाल लोहे के तराजू पर गई। वह लगभग 100 किलो वजनी था। उस पर पुरखों के समय की सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। यह तराजू केवल व्यापार का साधन नहीं, बल्कि उनके खानदान की आखिरी निशानी था। हरिदास उसे अपने पिता की अंतिम याद मानता था। वह बोला, इसे मैं सफर में साथ नहीं ले जा सकता। रास्ता लंबा है और समुद्री यात्रा में यह बोझ बन जाएगा। कुछ देर बाद उसे अपने पुराने मित्र सेठ गोवर्धन दास की याद आई। गोवर्धन दास आगरा का बड़ा व्यापारी था। उसके पास विशाल गोदाम और मजबूत तिजोरियां थीं। अगली सुबह हरिदास 4 मजदूरों की मदद से वह भारी तराजू गोवर्धन दास की हवेली पर ले गया। गोवर्धन दास ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। हरिदास ने कहा, मित्र, मैं कुछ वर्षों के लिए परदेश जा रहा हूं। यह मेरे पूर्वजों की आखिरी धरोहर है। जब तक मैं वापस न लौटूं, इसे अपनी अमानत समझकर सुरक्षित रखना। गोवर्धन दास ने तराजू को गौर से देखा। उसकी मजबूत बनावट और कीमती लोहे ने उसके मन में लालच जगा दिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर अपनापन बनाए रखा। वह हंसते हुए बोला, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी अमानत मेरी जिम्मेदारी है। जब लौटोगे यह तराजू तुम्हें यहीं मिलेगा। हरिदास ने अपने मित्र पर पूरा विश्वास किया। उसने तराजू वहीं छोड़ दिया और परिवार को विदा करके लंबी व्यापारिक यात्रा पर निकल पड़ा। समय बीतता गया। हरिदास ने विदेशों में दिन रात मेहनत की। उसकी ईमानदारी और व्यवहार से व्यापारी प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार कई नगरों तक फैल गया। कुछ ही वर्षों में वही गरीब व्यापारी अपार धन दौलत का मालिक बन गया। उधर हरिदास के जाने के कुछ ही दिनों बाद गोवर्धन दास का लालच उस पर हावी हो गया। उसने चोरी छिपे उस पुश्तैनी लोहे के तराजू को एक धनी लोहार के हाथों ऊंचे दामों में बेच दिया और सारी धनराशि अपनी तिजोरी में छिपा दी। उसे पूरा विश्वास था कि हरिदास शायद कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। लगभग 5 वर्ष बाद एक सुबह आगरा के लोगों ने देखा कि नगर में शानदार घोड़ों का काफिला प्रवेश कर रहा है। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हरिदास था। अब वह फटेहाल व्यापारी नहीं, बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध और सम्मानित सेठ बन चुका था। उसने नया घर खरीदा, परिवार को सुख सुविधाएं दी और मन ही मन अपनी उस पुश्तैनी धरोहर को वापस लाने का निश्चय कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह हरिदास कुछ दुर्लभ विदेशी उपहार लेकर सेठ गोवर्धन दास की हवेली पहुंचा। हवेली पहले से भी अधिक भव्य दिखाई दे रही थी। नौकरों ने उसका आदर सत्कार किया और थोड़ी ही देर में गोवर्धन दास भी मुस्कुराता हुआ आ गया। दोनों मित्र कुछ देर तक पुराने दिनों की बातें करते रहे। फिर हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, ईश्वर की कृपा से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। अब मैं हमेशा के लिए आगरा लौट आया हूं। आज मैं अपनी वह पुश्तैनी धरोहर लेने आया हूं
जो तुम्हारे छोड़ गया था। यह सुनते ही गोवर्धन दास के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने तुरंत गहरी सांस ली और दुखी बनने का अभिनय करते हुए बोला, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या मुंह दिखाऊं। हरिदास चौंक गया। ऐसी कौन सी बात हो गई? गोवर्धन दास ने सिर झुकाकर कहा, जिस गोदाम में तुम्हारा लोहे का तराजू रखा था, वहां बहुत बड़े बड़े चूहे हो गए थे। उन्हीं चूहों ने धीरे धीरे तुम्हारा पूरा तराजू कुतर डाला। अब उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। हरिदास सब समझ गया। इतना भारी लोहे का तराजू चूहे खा जाए, यह बात किसी भी समझदार इंसान को हास्यास्पद लगती। उसका मन किया कि उसी समय सच उगलवा ले, लेकिन उसने अपने गुस्से को चेहरे पर आने नहीं दिया। वह शांत स्वर में बोला, यदि ऐसा हुआ है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? जो होना था वही हुआ। गोवर्धन दास मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आज भी हरिदास पहले जैसा ही भोला है। हरिदास उठकर जाने लगा। तभी वह दरवाजे पर रुका और बोला, वैसे कल मेरे घर भगवान की कृपा से व्यापार सफल होने की खुशी में एक बड़ा भंडारा है। बहुत से मेहमान आएंगे। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम्हारा बेटा मोहन मेरी थोड़ी सहायता कर देगा। शाम तक मैं स्वयं उसे वापस पहुंचा दूंगा। गोवर्धन दास ने बिना किसी संदेह के अपने 12 वर्ष के बेटे मोहन को हरिदास के साथ भेज दिया। हरिदास सीधे अपने घर नहीं गया। वह शहर से कुछ दूर एक पुराने आम के बाग में पहुंचा, जहां उसका बचपन का एक विश्वसनीय मित्र रहता था। उसने पूरी बात समझाई और मोहन को वहां सुरक्षित ठहरा दिया। मोहन के लिए स्वादिष्ट भोजन, फल, मिठाइयाँ और खेलने की चीज़ें रख दी गईं। हरिदास ने उससे कहा, बेटा, आज तुम यहीं आराम करो। कल मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले जाऊंगा। मोहन निश्चिंत होकर वहीं खेलने लगा। उधर शाम ढल गई। जब काफी देर तक मोहन घर नहीं पहुंचा तो गोवर्धन दास घबराकर हरिदास की हवेली पहुंचा। हरिदास, मेरा बेटा कहाँ है? हरिदास ने घबराने का अभिनय करते हुए कहा, मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। गोवर्धन दास बेचैन हो उठा। साफ साफ बताओ, हुआ क्या? हरिदास बोला, जब मैं मोहन के साथ नदी किनारे वाले रास्ते से लौट रहा था, तभी अचानक आसमान से एक विशाल बाज नीचे उतरा। उसने पल भर में मोहन को अपने पंजों में दबोचा और उड़ गया। मैं उसे बचा ही नहीं पाया। यह सुनते ही गोवर्धन दास क्रोध से कांप उठा। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? कोई बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकता है? यह सरासर झूठ है। तुमने मेरे बेटे को कहीं छिपा रखा है। हरिदास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जब इस नगर के चूहे 100 किलो का लोहे का तराजू खा सकते हैं, तब एक शक्तिशाली बाज 12 साल के बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? गोवर्धन दास का चेहरा उतर गया। उसे अपनी कही हुई झूठी बात याद आ गई, लेकिन अब अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय वह और अधिक क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, मैं अभी बादशाह अकबर के दरबार में जाऊंगा, वहीं तुम्हारा फैसला होगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जरूर मित्र, जहां न्याय मिलेगा वहीं चलेंगे। अगली सुबह आगरा के शाही दरबार में इस अनोखे मुकदमे की सुनवाई होने वाली थी। पूरे शहर में यही चर्चा थी कि आखिर एक बाज बच्चे को कैसे उठा सकता है। अगली सुबह बादशाह अकबर का भव्य दरबार सजा। दूर दूर से आए दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। सैनिक पूरी सतर्कता से खड़े थे। बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाहिनी ओर उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल बैठे थे। कुछ ही देर में सेठ गोवर्धन दास रोता बिलखता दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। इस व्यापारी हरिदास ने मेरे इकलौते बेटे को गायब कर दिया है। जब मैंने उससे मेरा बेटा मांगा तो यह कहने लगा कि एक बाज उसे उठाकर ले गया। महाराज, क्या ऐसा कभी हो सकता है? दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में हरिदास से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम सचमुच कहते हो कि एक बाज इतने बड़े बालक को उठा ले गया? हरिदास ने शांत भाव से सिर झुकाया, जी जहां पना, मैंने अपनी आंखों से यही देखा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। हमारे दरबार में झूठ बोलने की सजा बहुत कठोर होती है। यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें तुरंत कैद कर लिया जाएगा। इतने में बीरबल अपनी जगह से उठे।
उन्होंने पहले हरिदास को ध्यान से देखा, फिर गोवर्धन दास की ओर नजर घुमाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे लगता है कि इस कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है। यदि अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बीरबल ने हरिदास से पूछा, सच सच बताओ, इस घटना से पहले क्या हुआ था? हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर पूरी घटना शुरू से अंत तक सुना दी। कैसे उसने 5 वर्ष पहले अपना 100 किलो वजनी पुश्तैनी लोहे का तराजू अपने मित्र गोवर्धन दास के पास अमानत के रूप में रखा था, और लौटने पर गोवर्धन दास ने यह कह दिया कि चूहों ने पूरा लोहे का तराजू खा लिया। यह सुनते ही पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने तुरंत गोवर्धन दास की ओर देखा। सेठ जी, क्या आपने वास्तव में यही कहा था कि चूहे लोहे का 100 किलो वजनी तराजू खा गए? गोवर्धन दास का गला सूख गया। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, जी। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। जहांपना, यदि इस राज्य के चूहे लोहे का इतना भारी तराजू खा सकते हैं, तो फिर एक शक्तिशाली बाल किसी बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? यदि दूसरी बात असंभव है, तो पहली भी झूठ है। पूरा दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। गोवर्धन दास शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बादशाह अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सेठ, सच बताओ। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों के बल बैठ गया। जहांपना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लालच में आकर मैंने हरिदास का पुश्तैनी तराजू बेच दिया था। मैंने सोचा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। बीरबल बोले, याद रखो, किसी की अमानत में बेईमानी करना सबसे बड़ा धोखा है। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास कभी पहले जैसा नहीं होता। अकबर ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। गोवर्धन दास, तुम हरिदास को उसके तराजू की वर्तमान कीमत के बराबर सोने की मुद्राएं अब भी इसी समय लौटाओ। साथ ही बेईमानी के अपराध में शाही खजाने में भी जुर्माना जमा करोगे। गोवर्धन दास ने बिना देर किए सोने की थैलियां हरिदास के सामने रख दी। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। हरिदास ने उत्तर दिया, गलती स्वीकार करने वाला इंसान सुधर सकता है, लेकिन याद रखना, दोबारा किसी की अमानत पर बुरी नजर मत डालना। इसके बाद हरिदास स्वयं शहर के बाहर गया और मोहन को सुरक्षित वापस लेकर आया। अपने बेटे को सकुशल देखकर गोवर्धन दास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हरिदास के चरण पकड़ लिए। बादशाह अकबर ने हरिदास की सूझबूझ और धैर्य की प्रशंसा की, जबकि बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक बार फिर पूरा दरबार कायल हो गया। उस दिन के बाद आगरा में लोग एक ही बात कहा करते थे, झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सत्य और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता।